बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, लंदन में नवाज शरीफ साहब से राना सनाउल्लाह साहब की कहा मुलाकात से कबल गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह साहब का कहना था कि मरियम नवाज साहिबा की वापसी के बाद नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे। दूसरी जानिब परवेज इलाही साहब आज कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लगाए गए निगरान वजीर आला को कभी कबूल नहीं किया जाएगा। जबकि साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने आज कहा कि मुझे नाअहल करने की कोशिश की जा रही है और रोजाना की बुनियादों पर केसेस बनाए जा रहे हैं। इस समेत दिन भर जो हम मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर, इत्तलात ये आ रही हैं अभी तक कि IMF की जानिब से जो सख्त शराइत लगाए गए थे, हुकूमत ने उनको कबूल करने के हवाले से आमादगी जाहिर कर दी है। देखिए जी, पहली बात तो यहाँ पे ये जो बातें हम सारी कर रहे हैं हुकूमत के हवाले से, जैसे आपने सवाल किया, और बाकी जो बातें हैं ये सारी सोर्सेज या ज़राए या हमें दी जा रही हैं खबरें वज़ीर आज़म हाउस से, या प्रेस रिलीज आ रही है, बाकी चीज़। लेकिन एक जो बहुत सारे बहरानों में एक और बहरान जो सबसे बड़ा है इस वक्त है, वो ये है कि इस वक्त हुकूमत कहीं है नहीं जी। मतलब अगर पूछा जाए कि कौन सा फैसला कहाँ पे कौन कर रहा है, तो ये तलाशी गुमशुदा वाला हिसाब है। मतलब मिसाल के तौर पे जो हमारे वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, वो जब से मुत्तहिदा अरब अमारात से आए हैं तो वो लाहौर में हैं। अच्छा, अब ये जो कल मीटिंग हुई जिसमें ब्रीफिंग दी फाइनेंस के लोगों ने, तो ये भी वहाँ से वीडियो लिंक पे। फिर उसके बाद आज जो रशियन मिनिस्टर, उनके एनर्जी मिनिस्टर आए हुए, डेलीगेशन आया हुआ है, तो वो निकोलाई शेल्गिनोव जो हैं, वो अब जो स्टेटमेंट है वो इस्लामाबाद से आ रही है, लेकिन वो स्टेटमेंट ये है कि मुलाकात लाहौर में हुई। यानी यहाँ से रशिया के जो मिनिस्टर हैं वो भी लाहौर गए हैं। तो अब वो लाहौर में क्यों है प्राइम मिनिस्टर, इतने दिनों से ये मैं नहीं जानता। क्या लाहौर में सरगर्मियां हैं, मतलब वहाँ पर इस्लामाबाद में इस वक्त होना चाहिए था सब तमाम लोगों को। वज़ीर इत्तलात भी हमें नहीं पता कि वो कहाँ पे हैं। और हुकूमत इस वक्त देखें बहुत एक संगीन जो मसला एक और नया खड़ा हो रहा है बीच में, और खड़ा हो चुका है बल्कि, वो ये है कि ईरान की तरफ से पाकिस्तान की सरजमीन पे अटैक हुआ, जिसमें 4 सिक्योरिटी अहलकार शहीद हुए, और फिर उसके बाद अब से कुछ देर पहले ईरानी सफ़ीर को तलब कर किया गया है। पहले मजम्मत उसकी हुई वजारत ख़ारजा की तरफ से। ये अफ़गानिस्तान के बाद यानी आपके दूसरे बॉर्डर से ये मामला जो है ये ख़राब हुआ है। और उसके साथ ही जो है वो ये जो मामलात के जी आज परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि जी कल देखें 10:10 पे या 11 पे रात को ये जो पंजाब की केयर टेकर गवर्नमेंट का फैसला है ये चला जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास, और आज भी कोई मीटिंग नहीं हुई, मतलब टॉकिंग टर्म्स नहीं है। और परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि जो केयर टेकर बनाया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, तो हम उसे तस्लीम नहीं करेंगे जी, बिल्कुल। अच्छा, अब और साथ ही ये जो मईशत के हवाले से कि जी क्या होने जा रहा है, कैसे IMF की शराइत पूरी हो जाती हैं, तो उसके नतीजे में देखिए डिफ़ॉल्ट एक इशू, डिफ़ॉल्ट नहीं प्रॉपर वर्ड लफ्ज़ ये है कि टेक्निकली मतलब आपके पास डॉलर्स नहीं है, इशू ये है। अब उसमें एहसन इकबाल साहब ने आज कहा कि हमें तो IMF की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर लोग अपने छुपाए हुए डॉलर्स को बाहर निकाल लें। तो अब शबर जदी साहब अगर हमारे साथ कनेक्ट हों तो जरा उनसे पूछें। मईशत पे भी गहरी नज़र है और FBR को भी हेड करते रहे हैं। शबर जदी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शबर जदी साहब ये जरा बयान कीजिएगा कि हुकूमत ने गालिबन, अब इतलात आ रही है कि ये कह रही है हुकूमत अब तैयार हो गई है इस वक्त कि जी वो IMF की शराइत मान लेंगे। अच्छा, अब मुझे बताएं कि अब क्या हो, अब ठीक हो जाएगा मामला अब, यानी और स्टेट बैंक के गवर्नर ने भी कहा है कि डॉलर्स आने शुरू हो जाएंगे अगले हफ्ते से। अब देखिए शायद साहब पहले तो हेलो जी, शबर जैदी साहब से हमारा राब्ता दोबारा कोशिश करेंगे। अच्छा साहब आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, नहीं इसमें देखें, इसमें इशू ये है कि ये अब एक तो ताखिर हुई है बहुत ज़्यादा। सऊदी अरेबिया की तरफ से आज कह दिया गया है कि जी हमने
तमाम, उन्होंने कहा है कि तमाम मुल्कों को अब जो ग्रांट्स और इमदाद डिपॉजिट और सरमायाकारी है वो अब शराइत के साथ होगा, मुख्तलिफ शराइत के साथ, शराइत के बगैर नहीं होगा। बिल्कुल सर। अब इशू ये सारा कि ये जो स्टेटमेंट आना है सऊदी अरेबिया की, तो इसका इमदाद नहीं हो रही, इमदाद के साथ और शराइत होंगी, और ये तमाम दुनिया के लिए ये उनकी तरफ से बात आई है। अच्छा, ये देखें, ये यहाँ पर अगर हमने जाना है इलेक्शंस की तरफ, तो फिर उसमें यानी क्या नवाज शरीफ साहब, ज़ाहिर है वहाँ पे इजलास में यकीनन फैसला हुआ होगा लंदन में, तो अगर तो इलेक्शंस की तरफ जाना है तो इस वक्त ये फैसला क्यों हो रहा है? और क्योंकि बात पहले यही कही जा रही थी कि क्योंकि उनकी जो शराइत हैं उसमें से एक ये भी है कि डॉलर के साथ जो है वो डॉलर असल बताया जाए, डॉलर कितने का है। इस वक्त अगर जाके किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड आप उससे पैसा निकलवाएं तो वो बैंक रेट पे नहीं कटेंगे पैसे, जो हैं वो ओपन मार्केट रेट पे वो 250, 260 जो भी बैंक का कार्ड होगा उनकी मर्जी है, वो जो भी उस पे रेट पे काट लें। तो इशू ये है कि डॉलर्स की एक बड़ी कमी है, और एहसान इकबाल साहब ने आज को तस्लीम भी किया। अच्छा, अब मसला ये है कि हम जो है वो इतनी दफ़ा IMF के पास जा चुके हैं कि मेरा ख्याल है कि दुनिया में शायद ही कोई इतनी दफ़ा IMF के पास गया हो, मतलब शायद ही कोई इतनी दफ़ा IMF के पास गया हो, और शायद इतनी दफ़ा कोई दूसरा मुल्क जो है वो शायद उसने मतलब 58 से लेके अब तक हम 23 बार गए हैं IMF के पास, ठीक है, और सिर्फ 88 से लेके हम 13 दफ़ा गए हैं, सॉरी मतलब 13 दफ़ा हमने यानी उसके उनकी शराइत पूरी नहीं की। शबर जदी साहब अगर हमारे साथ तो उनसे बात कंटिन्यू करते हैं। जी शबर जदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। देखिए वालेकुम, देखिए शाहिद साहब, पहले आप थोड़े ग्राउंड रियलिटी को समझ जाएं। जी, ग्राउंड रियलिटी ये है इस वक्त कि मेरे पास तकरीबन $4.5 बिलियन है, और $4.5 बिलियन की LCs मेरी अनपेड पड़ी हुई हैं। मतलब ये कि वो अगर मैं क्लियर कर देता हूं तो मैं जीरो पे चला जाऊंगा, ठीक है, तो मैं उनको क्लियर नहीं कर रहा। अच्छा, दूसरी बात जो मुझे उम्मीद थी वो ये थी कि सऊदी अरेबिया, UAE और जेनेवा से मुझे कोई अप फ्रंट कैश मिल जाएगा। वो कैश मुझे नहीं मिला क्योंकि सऊदी अरब ने स्ट्रिंग लगा दिया। कल वो सामने उन्होंने बात साफ कर दी कि वो हमें नहीं देने वाले, वो रिफॉर्म के बगैर। वर्ल्ड बैंक ने हमारा 1 बिलियन का डेफर कर दिया, उन्होंने कहा हम आपको नहीं दे रहे, ठीक है। तो अब सवाल ये पैदा हो गया है कि क्या हमारे पास पाकिस्तान बिल्कुल गैर सियासी तौर पर, क्या हमारे पास कोई ऑप्शन है कि जो कुछ भी IMF हमें कह रहा है वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा? और मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये बात शहबाज शरीफ साहब ने मेंटली एक्सेप्ट कर ली है कुछ आधे घंटे पहले, और उन्होंने एक मिनी बजट के लिए शायद अप्रूवल दे दी है, जो कि शायद आज या सुबह या कल तक सामने आ जाएगा। और ये मईशत की खेल जो है वो इनके हाथ से निकल चुकी। अच्छा, अब नहीं तो ये अगर IMF का अब आएगा तो इसको पहले अगर 2 महीने पहले हम कर लेते, अगर यही सूरत हाल, तो शायद बेहतर हालात होते, या क्या इससे क्या अभी फौरन क्या फर्क पड़ेगा? प्रॉब्लम इनकी ये आई है, देखिए इनसे गलती ये हो गई है कि ये जो अभी तो IMF का पैसा अभी नहीं आएगा, अभी तो सिर्फ IMF की कंडीशनलिटीज पूरी करने जा रहे हैं हम, क्योंकि ये पैसे वो हैं जो दिसंबर में आने थे। अब IMF का जो बोर्ड का इजलास है वो मार्च में होने वाला है। अब अभी ये पैसे तो मार्च तक रिलीज होंगे, मगर ये उसकी अब मतलब पाकिस्तान, आई एम सेइंग पाकिस्तान अब इस बात की तैयारी है कि आपको IMF की कंडीशनलिटीज पूरी करनी है, और आप उनसे लेने जा रहे हैं। अब वो जितनी जल्दी देते हैं वो एक अलग सवाल है। और मगर मैं जो आप बात कहना चाहता हूं वो ये बड़ा क्लियर है, मैं ये समझता हूं कि IMF के आने के बाद भी पाकिस्तान की फॉरेन करेंसी के मसाइल हल होने वाले नहीं हैं, और पाकिस्तान को एक ब्लैंकेट सपोर्ट US से लेनी पड़ेगी अगर पाकिस्तान अगले 2-3 साल में सरवाइव करना चाहता है। ये बात जो मैं कर रहा हूं ये शायद आम आदमी को समझ नहीं आए, और IMF ने जो अपनी प्रोजेक्शन दी थी मई में, उन्होंने ये बात इनडायरेक्टली कही थी, और उन्होंने इस बात को इस तरह कहा था कि वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अगले 4 साल में अगर बैलेंस करना है हमें, तो 7 से 8 बिलियन डॉलर की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आएगी तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये वो अमेरिका से पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आएंगे, अगर हमारी US गवर्नमेंट हमारी
हम उनकी बात मान के आगे बढ़ेंगे। आईएमएफ समझ लें उसका सिर्फ एक पायलट है या पैराशूटर है जो आगे चल रहा है बेसिकली। अच्छा, तो यानी फिर यानी अच्छा, उस पर मैं बाद में आता हूं कि क्या शराइत हो सकती हैं उनकी, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि अभी अवाम पब्लिक के साथ ये कराची में क्या हुआ है? कल ताजिरों के साथ कोई मामला हुआ है गवर्नर स्टेट बैंक का, ये इससे क्या है? आप जरा बताइएगा शबर साहब। ऐसा मेरी बात सुने आप, शायद पूरी बात जो मैंने कुछ ऐसी बातें जो मैंने कही है इसको जरा आप ज्यादा एक्सप्लेन कर सके मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आईएमएफ के साथ मिलने से मेरा मसला हल नहीं हो रहा, मुझे अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की सपोर्ट चाहिए अपने आप को डिफॉल्ट से बचाने के लिए। अच्छा। ये बात को इसकी जो शराइत है वो नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं, वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, वो उस बात से ज्यादा है जो हम आप डिस्कस कर रहे हैं। और ये हमारे लिए वो हमारे लिए इस वक्त हम पब्लिकली डिस्कस नहीं करना चाहते, मगर वो हमें ऑन द वॉल लिखी हुई नजर आ रही हैं। तो मैं सिर्फ ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं कि अब हमारी पोजीशन वहां पे आ गई है कि आईएमएफ तो हमारे निटी ग्रिटी को हैंडल करेगा, मगर पाकिस्तान का मुस्तकबिल का फैसला यूएस की पाकिस्तान रिलेशनशिप पे डिपेंड करेगा। अगर वो खुदा ना खास्ता वो चीज डेवलप नहीं हुई तो हमारे लिए कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो ताजिरों ने कल बात की है वो ये कह रहे हैं, अगर वो टेक्निकली वो ये कह रहे हैं कि आपके बस का काम नहीं है, क्योंकि अब जो उसमें गलती डार साहब ने कर दी है वो ये कर दी है कि एलसी खुलने के बारे में कोई कानून नहीं है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि एक अगर मेरा जानने वाला है तो उसके लिए कुत्ते के खाने की भी एलसी खुल जाती है और एक दाल की एलसी नहीं खुलती। तो ये नहीं हो सकता किसी मुल्क में भी। आपको एक सिस्टम लाना पड़ेगा, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारे पास पैसे नहीं है और हम इन चीजों की एलसियां नहीं खोलेंगे। तो ये सब चीजों का फैसला बहुत जल्दी इस 1-2 दिन में होने वाला है और इसका फैसला हो जाएगा। 7-8 हजार कंटेनर जो फंसा हुआ है कराची की पोर्ट पर दालों का, वो वहां नहीं रखा जा सकता और इसको क्लियर करना पड़ेगा। मेरा कहने का सिर्फ मकसद ये है कि अब बात सियासत से आगे निकल गई है। अच्छा, चलिए, जो स्टेट डिपार्टमेंट के साथ बात है वो तो हम पब्लिकली ज़ाहिर डिस्कस नहीं कर सकते, हम तसव्वुर कर सकते हैं कि क्या उनकी तरफ से बात होगी पाकिस्तान से। लेकिन मुझे अब ये जरा बताइएगा कि आपने शबर जदी साहब कुछ अर्से पहले ये कहा कि जी मुल्क में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, फिर उसके बाद ये आपने असेंबली डिसॉल्व होने से पहले बात की थी। अब अगर इलेक्शंस होने जा रहे हैं तो फिर ये हुकूमत ने एक बहुत बड़ा रिस्क तो लिया है, क्या है अब सूरत हाल? यानी अब ये उन्होंने ऐलान कर दिया है तो रिस्क नहीं लिया ना। अच्छा। अगर इलेक्शन होने जा रहे हैं और इलेक्शन से पहले ये आपका क्या ख्याल है कि ये इलेक्शन कराएंगे पंजाब का और ये फेडरल गवर्नमेंट में बैठे रहेंगे? मैं इसको कभी भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूं। और अगर ये करेंगे तो इसका मतलब है इनमें कोई पॉलिटिकल सेंस नहीं है। ये नहीं हो सकता कि पंजाब में इलेक्शन ये कराएं और ये आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर भी चले जाएं और गवर्नमेंट में फेडरल गवर्नमेंट में रहे, फिर ये बाहर आएंगे और केयर टेकर आएंगे और ये इससे बाहर निकल आएंगे इससे पहले कि इनकी आईएमएफ प्रोग्राम की कंडीशनलिटी का इफेक्ट पाकिस्तान में आए। मैंने इसलिए ये बात उस वक्त भी ये की थी, आज भी मैं ये कह रहा हूं कि मेरी जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी प्रोजेक्शन के मुताबिक हो रहा है। मुझे इसमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई जो अभी तक मेरी नजर के खिलाफ है जो मैं कहता रहा हूं। अच्छा, आप ये कहते रहे हैं कि इलेक्शन अर्ली इलेक्शन हो जाएंगे, आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, और केयर टेकर आ जाएंगे। ऐसा मुझे बताएं पंजाब में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? जी होने तो चाहिए वक्त नहीं, तो आप बताएं, अगर आप पंजाब के इलेक्शन रोकेंगे तो फिर आप आइन से बहुत बड़ा एक धचका लगाएंगे आइन को, ये तो नहीं हो सकते। तो आप मुझे बताएं कि 75% पॉपुलेशन में पब्लिक इलेक्शन होने वाली है, तो क्या फेडरल गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकती है कि 75% इलेक्शन में जाए और उसके बाद पब्लिक का सपोर्ट नहीं हो या वो ऐसे काम करके जाए? कौमी असेंबली की सीटों पर भी होने जा रहे हैं और केपी में भी होने जा रहे हैं। तो वो तो मैं यही तो मैं कर रहा हूँ कि अब तो मुझे तो कोई मतलब शक ही नहीं है कि ये करेंगे। अब सिर्फ ये एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं कि किस तरह बाहर निकले। नहीं तो जाहिर है सियासतदान हैं बहुत, उसमें वज़ीर आज़म हैं, सदूर हैं, बड़ी पार्टियां हैं, तो जाहिर है कोई स्ट्रेटेजी तो होगी ना। नहीं, देखिए मेरी एक बात सुने, अगर इंटर स्ट्रेटेजी होती तो ये अप्रैल में पावर में क्यों आते? अगर देखिए, मैं इस बात से नहीं मानता, ठीक, मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता कि सिर्फ केसेस खत्म करने के लिए ये आए हैं।
मेरा ये व्यू है कि इनको ये आइडिया ही नहीं था कि मईशत के हालात क्या हैं, और इनको अपने बारे में बड़ी गलतफहमी थी। नहीं, ये तो माना, उन्होंने मान लिया, वजीर आजम ने भी और इसहाक डार साहब ने भी, कि हमें अंदाजा नहीं था कि मईशत इतनी खराब है। तो मैं यही कह रहा हूं। तो अब ये दूसरी गलती करने जा रहे हैं। तो दूसरी गलती तो अगर उन्होंने की कि पंजाब में इलेक्शन कराए, फ्रंटियर में इलेक्शन कराए, 33 सीटों पे इलेक्शन कराए, और ये गवर्नमेंट में रहे, फेडरल गवर्नमेंट में, और IMF प्रोग्राम ले आए, तो ये उनकी अगली खुदकशी होगी। और मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब इस बात पे एग्रीमेंट हैं। और वैसे भी शाहिद साहब, PML लाइन तो टूट चुकी है। शाहिद खान अब्बासी और साद रफीक इनके साथ नहीं है, सब पता है। अच्छा, नहीं तो ये मतलब आप जैसे हम सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं उसी तरह से, या आपकी कोई और भी इतला है कि ये अलग हैं ये ग्रुप? मैंने कहा ना कि मैंने एक बार पहले भी आपको समझाया था, लोगों को समझाया था कि देखें, जो कि इंटरनेशनल डोनर्स होते हैं या इंटरनेशनल सपोर्ट एजेंसीज होती हैं, वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ लोगों से डिस्कशन करती रहती हैं कि हमारे लिए क्या पाकिस्तान में बेस्ट पोजीशन है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपसे ओपिनियन लेते हैं या वो कोई आपको गाइडेंस देते हैं, मगर वो आपसे ओपिनियन लेते हैं, और उस ओपिनियंस के साथ फिर उस ओपिनियन के बेस पर वो आपको आप उनके जजमेंट को जज कर सकते हैं। यही पोजीशन हमारे और लोगों की भी है। तो उसके बेस पे जो मेरी जजमेंट है, वो जो मैंने आपके सामने रख दी थी, पहले भी रखी थी, आज भी रख रहा हूं आपके सामने। अच्छा, तो यानी आपका ये ख्याल है कि तमाम मुल्क में इलेक्शन होने जा रहा है फिर ये? जी, मैं ये कह रहा हूं कि तमाम नहीं, सिंध का मैं नहीं कह सकता। अच्छा। क्योंकि सिंध का तो पोजीशन अलग है, मगर पंजाब और फेडरल में इलेक्शन होने जा रहा है। क्योंकि ये अगर इलेक्शन, लेकिन मुझे एक बात समझाए ना कि अगर जो पार्टी इलेक्शन पंजाब और फ्रंटियर में जीत जाएगी और अगले बाद 6 महीने बाद इलेक्शन होने वाला है, तो क्या उसको कोई चांस होगा? मुझे समझा दे जरा। अच्छा, तो सियासी लोग हैं, अगर ये फैसला करते हैं तो उसका मतलब इन्हें सियासत नहीं आती। शुभदेव साहब, ये बताएं, आपको इलेक्शन होता नजर आ रहा है? या अब आपने बड़ा सही सवाल किया है, बहुत अच्छा सवाल किया है। कि आपको याद है जब मैंने एक दिन ये बात की थी कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ रही है, और उसके फौरन बाद इमरान खान का एक बयान आया था कि मुझे अप्रैल में इलेक्शन नजर नहीं आ रहे, याद है आपको? जी, ठीक है ना जी। तो मैं उस बात से इमरान खान की परेशान हो गया था। मगर जब इसको और मजीद इसको गौर किया गया, तो मैंने ये अंदाजा लगाया कि शायद जो लोग हैं वो शायद ये चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए, ना कि कोई लॉन्गर टर्म का केयर टेकर आए। तो ये बात मैं अब उस पर तकरीबन कायम उस पर बाकी वापस आ चुका हूँ। यानी जो आइन की मुद्दत है 90 डेज, उतनी ही केयर टेकर हो, आप ये कह रहे हैं? उसी में करके खत्म करें और उसको आगे चलाएं, या फिर उस पे जी दोनों इलेक्शन हो या केयर टेकर लंबा हो जाए। आपकी क्या सोच कह रही है? मेरा ये ख्याल था, जब मैंने पहली दफा ये बात की थी, मेरा ये ख्याल था कि केयर टेकर लंबा होके कुछ चीज होगी, मगर जो उसका जो रिएक्शन है और जो उसकी कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उस पर शायद ये बात पॉलिटिकली डिस्टर्बिंग है। तो अगर 6 महीने बाद करना है तो उसको ले आए, जो भी करना है। क्योंकि देखिए एक बात शाहिद साहब, एक बात अब मेरी और भी आज नोट कर लीजिएगा कि जो भी जीत आया, चाहे वो इमरान खान साहब हों, उनके लिए इलेक्शन के बाद की जो इकोनॉमिक्स होगी वो इतनी मुश्किल होगी कि मैं और आप परेशान हो जाएंगे। देखिए अभी हम ये सिर्फ ये सोच रहे हैं कि इलेक्शन क्या इकोनॉमिक मसाइल का हल है, ये हमारी बिल्कुल गलत सोच है। यस, गवर्नमेंट, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट एक्शन लेगी, मगर जो कुछ भी आइंदा पाकिस्तानियों के साथ होने वाला है उसका पाकिस्तानियों को अंदाजा नहीं है। जिस तरह से हमने अपनी मईशत को पिछले 20-25 साल में तबाह किया है, तो ये हम ये समझ रहे हैं, इमरान खान साहब ये समझ रहे हैं कि मैं इलेक्शन जीत कर आ जाऊंगा और अगले दिन मेरा हर तरफ हरा ही हरा होगा। ऐसा नहीं है, जो जीत कर आएगा वो बड़ी परेशानी में होगा। और ये बात मैंने इमरान खान साहब के प्रोग्राम में कही थी, कोई तकरीबन 5 महीने पहले, कि जो भी इलेक्शन जीतेगा वो इलेक्शन जीतते पछताएगा। अच्छा, नहीं तो फिर आप ये कह रहे हैं कि नहीं, यानी मुश्किल फैसला ये हुकूमत करेगी और फिर चली जाएगी, और फिर हाँ, तो फिर क्या होगा? अभी तो मुश्किल फैसला एक थोड़ी है, 2-3 है ना। अभी तो बजट अभी तो ये करके निकल जाएंगे। मेरा ये व्यू है, ये पेट्रोलियम लेवी से पहले निकल जाएंगे, मेरा ये कहना है। अच्छा, यानी ये शराइत पूरी करने से पहले? हाँ जी, मैं यही कह रहा हूँ ना। शायद मुझे बताओ ना कि आप क्या समझते हो कि पंजाब के इलेक्शन में जाएंगे पेट्रोल लेवी बढ़ाने के बाद, या आटे की कीमत बढ़ाने के बाद, या दालों की शॉर्टेज के बाद, या 35% महंगाई के बाद जाएंगे ये?
अच्छा, आपके जो सर्कल्स हैं, जाहिर है आप मतलब वेल कनेक्टेड हैं, एफबीआर को हेड की है, ताजिर बरादरी सारा मुख्तलिफ जो मईशत पे, आप ये बताएं कि वो भी तो बात चल रही थी ना कि मुद्दत बढ़ा दी जाए, वो खत्म हो गई मेरे ख्याल से पंजाब असेंबली और केपी तोड़ने के बाद। वही तो नहीं, मैंने एक ट्वीट भी किया था शाहिद। जी। पंजाब असेंबली टूटने के बाद पूरी डायनेमिक चेंज हो गई ना सर। मैं अच्छा। यही कह रहा हूं, मैंने आपसे एक सवाल किया ना अभी थोड़ी देर पहले जी। कि क्या आपके ख्याल में पंजाब का इलेक्शन होगा? आपने जवाब दिया होगा। अगर पंजाब का इलेक्शन होगा तो फिर पूरी डायनेमिक ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिक्स चेंज हो चुकी है। अच्छा। देखिए, बिटवीन जो एंड मी, मुझे भी यकीन नहीं था कि पंजाब असेंबली टूटेगी। जब जिस दिन पंजाब असेंबली टूट गई हम्म। तो मैं इस बात पे कन्विंस हो गया कि पाकिस्तान में न्यूट्रल न्यूट्रल हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह रहे हैं कि यानी जाहिर है पॉलिटिकल इकोनॉमी है तो दोनों चीजें आपस में मुंसलिक हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत जा रही है और इलेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये बताएं ना शहबाज जैदी साहब, या आप बताएं ना। इलेक्शन हो रहा है तो जनरल इलेक्शन हो रहा है पूरे मुल्क में, हाँ, ये जनरल कह रहे हैं इलेक्शन आप? हो रहा है, जनरल इलेक्शन हो रहा है जी, बिल्कुल अच्छा, जनरल और इलेक्शन टाइम पर यानी वो 90 डेज में हो रहा है? 90 डेज में हो रहा है जी। अप्रैल में आएगी गवर्नमेंट और रमजान के बाद इलेक्शन हो जाएगा। नहीं तो यानी ये गवर्नमेंट अप्रैल में चली जाएगी, आप ये कह रहे हैं? जी 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 जी, बिल्कुल चली जाएगी, इससे पहले चली जाएगी। अप्रैल से पहले नहीं, आपने पहले जनवरी कहा था। जी जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि अब मेरा मेरा कहना है कि कल के वाकयात के बाद जो कराची चैम्बर में हुआ है, या जो इनको नजर आ रहा है कि सऊदी अरब के पैसे नहीं आ रहे जी। या वर्ल्ड बैंक ने रेफर कर दिया है, तो इनके पास चॉइस क्या रहेगी? ये आप समझे, मैं कहने इनके पास चॉइस है कोई? क्या इनके पास कोई चॉइस है? अच्छा, नहीं तो महंगे इतने मुश्किल फैसले पंजाब करके इलेक्शन पंजाब हुकूमत से क्यों असेंबली, जाएंगे फिर? ये इसकी लॉजिक क्या है कि मुश्किल फैसले करें और हुकूमत से चले जाएं? देखिए मेरी बात सुनिए, फैसले तो नहीं कर रहे ना, ये फैसले का इफेक्ट तो बाद में आएगा ना सर। देखिए, फैसले करना अलग होता है, फैसले का इफेक्ट बाद में आता है ना सर। अच्छा मेरा सवाल आपसे कहने का ये है कि क्या जी, यानी क्या नहीं, यानी अप्रैल में आप कह रहे हैं कि इलेक्शन हो रहा है, अप्रैल में आपको इलेक्शन नजर जी आ रहा है? जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं। देखिए, दो बातें, मेरा ये कहना है कि क्या ये इस हालात में जो आज हालात हैं और ये आईएमएफ की बात, बजट मिनी बजट लाने की बातें कर रहे हैं, क्या ये पॉलिटिकली सेन लोग हैं? हम्म। अगर ठीक है। अगर इसमें मैंने एक अगर लगाता हूं, अगर पंजाब में इलेक्शन हो रहा है तो हम्म। सवाल इसका, सारी बात इस बात पर है कि पंजाब में इलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर पंजाब के इलेक्शन में जो चौधरी फरूख ने आज बात की है, केयर टेकर आ रहा है या नहीं आ रहा, अगर उसमें कोई लीगल लकूना आता है, मगर मुझे कोई लीगल हम्म। शबर जैदी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, शबर जैदी साहब ने जो बात की है, वो शबर जैदी साहब ये कह रहे हैं कि पंजाब में इलेक्शन अगर होता है तो डायनामिक्स चेंज हो जाएंगी और उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर, लेकिन ये भी कहा उन्होंने कि इसके असरात जो फैसले अभी होंगे वो बाद में नजर तो यानी आएंगे, जो भी हुकूमत, उनका कहना में यह है कि आती है। हुकूमत ज़हनी तौर पे तैयार है कि एक आम इंतखाबात की तरफ जाए। जी जी। अच्छा, इसमें जो एक बात और चल रही है ना, वो ये है कि कोई नई पार्टी की बात, और ये सारी बात जो चल रही है, नून लीग में तरदीद से भी हुई, डॉक्टर साहब? हाँ, एक नई पार्टी जिसमें मुख्तलिफ लोग हों, अच्छा, जी, मुख्तलिफ मुख्तलिफ शख्सियात शख्सियात हों। हो। अच्छा, यहाँ पे ये बात ध्यान में रखी जाए कि शाहिद खाकान अब्बासी का जो नाम है, जी शाहिद खान अब्बासी साहब का जो नाम सजेस्ट किया गया था, नवाज शरीफ साहब को जो नाम दिया था कि सर। शाहिद खान अब्बासी साहब को वजीर आजम बनाया जाए, वो जिस शख्सियत ने दिया था वो इस वक्त थोड़ा सा मंजर से पीछे हैं। अच्छा, और वो शख्सियत जो है वो है चौधरी निसार। चौधरी चौधरी निसार साहब ने ठीक नाम है। दिया था शाहिद खाकान अब्बासी साहब का। डॉक्टर साहब और ये ब्रेक भी ले ध्यान में लेते हैं। रखें कि चौधरी निसार शहबाज शरीफ साहब के बहुत करीब रहे हैं, समझे जाते हैं, और अगर कोई ऐसा मंजर आगे बनता है तो हम चौधरी निसार को भी आने वाले दिनों में, चौधरी निसार साहब को भी एक्टिव दोबारा देख सकते देखेंगे हैं सियासत दोबारा। में। जी, ठीक है जी, डॉक्टर अगर ये साहब, सूरत हाल ब्रेक डेवलप का होती वक्त है हुआ कि है। कोई नई पार्टी वजूद। बेहतर डॉक्टर जी। साहब वापस आके सियासी मामला पर बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक खान लेते साहब हैं। ने उनको सेक्रेटरी जनरलशिप की ऑफर की थी, बिल्कुल, वो नून में जब मुलाकात वो के थे, बाद, लेकिन वो नहीं गए। बिल्कुल जी। बिल्कुल सर, याद है बिल्कुल। नाज़रीन, ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले चौधरी निसार साहब के हवाले से बात कर रहे थे। कुछ देर पहले खान साहब ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि नून लीग में जो मौरूसी सियासत के खिलाफ सबसे पहली आवाज़ उठाई वो चौधरी निसार साहब ने बुलंद की। इमरान खान साहब ने एक खास वक्त पे चौधरी निसार साहब की तारीफ की है कुछ देर पहले, और मैं खास टिकट तो कर चल रहा हूँ। खान साहब ने ऑफर किया था चौधरी निसार साहब को सेक्रेटरी जनरलशिप भी और प्रेसिडेंटशिप भी ऑफर की थी।
यानी वो सीट जो कि जावेद हाशमी साहब के बाद खाली हुई थी, प्रेसिडेंटशिप भी ऑफर की थी और बड़ी तवील मुलाकात हुई थी। और वो लेकिन उसमें चौधरी निसार साहब ने कहा था कि मैं अच्छा नहीं लगूंगा कि मैं उस स्टेज पे खड़ा होके जो है वो बुरा भला कहूँ नवाज शरीफ साहब को, जहाँ बुरा भला कहा जा रहा हो तो मैं उस स्टेज पे जाऊँ। तो उन्होंने खान साहब से माजरत की थी, बावजूद इसके कि एक जो पूरा कैंप है अंदर जो उनके मुखालिफ कैंप था उस वक्त, हाँ वो उनके खिलाफ था। और ये भी बात ध्यान में रहे कि शहबाज, ये तो मेरे ख्याल से कोई बात कहने की जरूरत नहीं कि शहबाज शरीफ और चौधरी निसार साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से बहुत उनके अच्छे मरासिम रहे हैं। यानी मुस्लिम लीग नून के साथ जो अगर डिप्लोमेसी रही है माजी में, तो वो नवाज शरीफ साहब, ये होता था कि नवाज शरीफ साहब को पता नहीं है लेकिन वो जा रही है, मुलाकात हो रही है और इस तरह करके वो सब जानते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना आने वाले दिनों के अंदर कि चौधरी निसार साहब का क्या रोल होता है अगर ये बात आगे सामने आती है मरीम नवाज साहबा के हवाले से। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात सिर्फ बताऊँ, आज खुदा जाने क्यों एक शख्सियत को खराज तहसीन एक आम पाकिस्तानी के तौर पे जैकिंडा आर्डन जो हैं उनको खराज तहसीन पेश करने को दिल चाह रहा है। और वो एक ऐसी शख्सियत जो कि 42 ईयर्स की एज में, यानी 42 साल की, 1980 की पैदाइश है, जुलाई 1980 की इनकी पैदाइश है। और ये 37 साल की उम्र में वजीर आजम बनी न्यूजीलैंड की, और 42 साल की उम्र में इन्होंने सियासत को छोड़ दिया। और जब सियासत को छोड़ा और वजीर आजम के ओहदे से भी कहा कि मैं अलग हो रही हूं, और ये कहा कि जो नौजवान है अब 42 ईयर्स, 1980 की बर्थ है, जुलाई 1980, ये 37 ईयर्स की एज में वजीर आजम बनी, 42 ईयर्स की एज में कह रही हैं कि अब नौजवानों के आने का वक्त है। और इनकी पॉपुलैरिटी नीचे नहीं हुई, इनकी कुछ कम जरूर हुई है, लेकिन यानी वो सबसे ज्यादा मकबूल यही है न्यूजीलैंड में। और ये कह रही हैं कि मैं लेबर पार्टी की सदारत भी छोड़ रही हूं और मैं प्राइम मिनिस्टरशिप भी छोड़ रही हूं और पॉलिटिक्स भी छोड़ रही हूं। अगला इलेक्शन ये लड़ेंगी इस साल तो फिर जीत जाएंगी। ये 2 टर्म्स इनकी थी ना, 2017 से 20 तक, और 20 से अब ये 23 में इलेक्शन होना था, 3 साल। तो इन्होंने कहा कि मैं रिजाइन करके सियासत से अलग हो रही हूं। अब मुझे देखें कि ऐसे लोग भी हैं 42 ईयर्स की एज में, वो कह रही है कि मैं सियासत से अलग हो रही हूं और मैं चाहती हूं कि नौजवान आ जाएं, जबकि वो चाहें तो ये अगला इलेक्शन जीत जाएं। और इनकी जो कोविड पॉलिसी और जो इन्होंने और क्राइस्टचर्च मॉस्क आप याद करें ना, जब जो अटैक हुआ था जिसमें मुसलमान शहीद हुए थे बड़ी तादाद में, और उसके बाद इनका जो रोल था सारी कम्युनिटीज के साथ, और पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो, आप ये देखें कि एक उसके बाद गन लॉज इन्होंने चेंज किए वहां के, जो आसान काम नहीं था, ये जो वाइट सुप्रीमिस्ट सारे और ये वहां जो गोलियां चली थी, बात ये, उसके बाद कई लोगों ने पूरी दुनिया से इनसे कहा था कि आप इस्लाम कबूल कर लें, खबरें भी चल पड़ी थी। मतलब इतने तरीके से इन्होंने वो अपनी कम्युनिटी के अंदर सारे मामलात को हैंडल किया। और यानी आप याद लोगों को होगा कि वो दुपट्टा लेके सारे ढांप के वहां पे पहुंची और हर एक से फैमिली के साथ, और बड़ा ये देखिए ये बड़े एक ऐसे माशरे में जहां पर जो है वो यानी ट्रम्प दौर है और उसमें वो एक जुनूनियत सवार है पूरी दुनिया में, और वहां पर एक ऐसी शख्सियत, और विलादत भी हुई इनके यहाँ वजारत उज़्मा के दौरान ही। तो इनका आप देखें, ये एक तो ऐसे भी लोग आज की दुनिया में हैं, पूरी दुनिया से तारीफ हो रही है कि कमाल है कि 42 ईयर्स की एज में 37 की एज में प्राइम मिनिस्टर 42 में कह रही है कि नहीं हम नौजवानों के आने का वक्त है। और आप यहां देखें, इसको आप जरा कंपेयर करें पाकिस्तान से। यानी हम ये रो रहे हैं जान को कि 1985 में जो ज़िया-उल-हक की कैबिनेट में जो लोग थे वो 2023 तक करके आ रहे हैं, या वो ही उनके बच्चे आगे कोई आ ही नहीं रहा। इशू ये सारा कि तो इनको एक बड़ा खराज है। दूसरी जो बात मैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे बात करने से पहले कहूँ, बड़ा एक ट्विस्ट आ गया है, ये यूक्रेन की जंग में बड़ा ट्विस्ट आ गया है। ट्विस्ट ये आ गया है कि जो चाइना के नायब सदर डेवोस में थे, जहां पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो रहा है, तो वहां पे ज़ेलेंस्की की तरफ से उनको, उनके नायब सदर को लेटर दे दिया गया है कि चाइना इंटरवीन कर जाए, यूक्रेन के अंदर इंटरवीन करे और डायलॉग करवा के मुज़ाकरात करवाए रशिया से। और साथ ही ज़ेलेंस्की ने कहा है, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, कि हमें उम्मीद है कि प्रीमियर शी जिनपिंग जो है इसमें बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे। अच्छा, ये एक यानी एक बड़ी एक अजीब सी बात है कि चाइना इस पे जवाब देता है, क्योंकि लेटर दिया ना, लेटर हैंड ओवर किया वहां, तो चाइना इंटरवीन करता है डायलॉग की तरफ, क्योंकि चाइना और रशिया जो हैं वो एक नई एक्सरसाइज हो रही है, यानी मिलिट्री एक्सरसाइज जो है, और वो हो रही है
साउथ अफ्रीका के पानियों में, यानी मेरे लिए ये जो मैं यहाँ पे जब ये मैंने देखी कुछ देर पहले ही की खबर, तो मेरे लिए बड़ी ये हैरान कुन खबर थी। ये एसोसिएटेड प्रेस थोड़ी देर पहले, एपी न्यूज़ थोड़ी देर पहले जो ये ब्रेक कर रहा है कि चाइना रशिया टू होल्ड नेवी ड्रिल्स ऑफ साउथ अफ्रीका। वो साउथ अफ्रीका, अच्छा साउथ अफ्रीका वैसे तो ब्रिक्स में है, लेकिन इस मरहले पे साउथ अफ्रीका यानी इंडियन ओशन जो है वहां पर बिल्कुल आप देखें ना टिप नीचे जो है वो एक्सरसाइजेज होना अफ्रीका में, और ये उस वक्त जबकि अफ्रीकन लीडर्स की समिट हुई है पिछले चंद रोज पहले प्रेसिडेंट बाइडेन ने। तो ये एक बहुत बड़ी एक मतलब एक इस मरहले पे कुछ अजीब सा लग रहा है कि चाइना और रशिया जो है वो साउथ अफ्रीका के साथ उनकी साथ उनके पानियों में साउथ अफ्रीका में वहां पे ड्रिल कर रहे हैं। और ये 17 तारीख से लेके ये जारी रहेंगी। ये मेरा ख्याल से 17 नहीं, ये 27 से गालिबन 27 से स्टार्ट होंगी, 17 से 27 फरवरी अगले महीने। अच्छा, इसमें जो तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरी जो बात है, चाइना को इनवाइट कर दिया। तीसरी जो बात इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जर्मनी और अमेरिका के दरमियान पेच पड़ा हुआ है अभी कि क्या जर्मन जो हैं वो अपने जो लेपर्ड टैंक्स हैं वो देते हैं यूक्रेन को या नहीं देते। जर्मन कह रहे हैं कि हम तो नहीं देंगे। और जो एब्राहम टैंक्स हैं अमेरिका वो दे पहले तो फिर हम देंगे। एब्राहम टैंक्स जो हैं वो बहुत ज्यादा फ्यूल खाते हैं। और जो मेदवेदेव हैं जो कि उनके सदर रहे हैं 2000 यानी पुतिन से पहले जो प्रेसिडेंट रहे हैं रशिया के, उनका जो स्टेटमेंट है, मैं एग्जैक्ट उनका स्टेटमेंट कोट कर देता हूं यहां पे। वो ये कह रहे हैं कि अगर, तो ये अल जजीरा को हम कोट कर देते हैं, मेदवेदेव जो हैं वो कह रहे हैं कि अगर रशिया को शिकस्त हुई, जो कि 6th न्यूज है, रशिया को अगर शिकस्त हो गई तो न्यूक्लियर जंग छिड़ेगी उसकी। हाँ, और कल क्योंकि इजलास हो रहा है मुख्तलिफ वज़राए दिफा का, और जनरल ऑस्टिन लॉयड भी वहाँ पे हैं जर्मनी में। जर्मन जो हैं वो कह रहे हैं कि हम अपने ये जो लेपर्ड टैंक्स हैं ये नहीं देंगे। अच्छा, लेपर्ड टैंक्स अगर यानी और उसकी वो नहीं देंगे तो फिर शायद फिनलैंड और स्वीडन भी ना दें। ठीक है, ये यूरोप के अंदर सबसे ज़्यादा ये जर्मन जो टैंक्स हैं, यानी यूरोप के अंदर अगर आपने कोई लड़ाई हो रही हो तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ये सूटेबल है। सारी आर्मीज़ के पास ये टैंक्स ही हैं। तो जर्मन्स के और अमेरिकन के दरमियानी मसला हो रहा है। ब्रिटेन अपने टैंक्स दे चुका है यूक्रेन को। लेकिन इशू सारा ये है कि ये जो बात आई है सामने कि उनका ये स्टेटमेंट आया, इसको क्रेमलिन ने भी इंडोर्स कर दिया है कि अगर रशिया को शिकस्त हो गई, ये नहीं कि हम जीत गए, अगर हमें शिकस्त हो गई तो यहां न्यूक्लियर जंग छिड़ जाएगी। क्यों, उसकी वजह ये बयान की है उन्होंने। वो ये कह रहे हैं कि जी क्योंकि सुपर पावर है हम, और सुपर पावर शिकस्त नहीं खा सकती, तो फिर न्यूक्लियर वॉर होगी। अगर यहां पर मतलब उन्होंने एक मैसेज दिया, उन्होंने कहा कल जो मीटिंग हो रही है जिसमें सेक्रेटरी मुख्तलिफ वज़राए दिफा और सेक्रेटरी सारे ये जर्मनी में बैठ रहे हैं, तो ये जहन में रखें कि अगला अगर हमें सारे मुल्कों ने मिलकर यहां पे हराने की कोशिश की तो न्यूक्लियर ऑप्शन है। न्यूक्लियर के ऊपर आप देखें ना पूरी दुनिया में, हम ये कट से जजीरे दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये सबसे ज्यादा जो वॉरहेड्स हैं आज भी 5977 ये जो वॉरहेड्स हैं ये दुनिया में ये रशिया के पास हैं सबसे ज्यादा। और फिर उसके बाद जो है वो कहीं अमेरिका आता है, कहीं चाइना आता है, कहीं बाकी मुल्क आते हैं। तो आज भी जो है वो, और ये भी जहन में रहे कि 1949 से 1990 तक जब तक सोवियत यूनियन रहा तो उन्होंने 715 न्यूक्लियर टेस्ट किए। अच्छा, तो उनके जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं वो प्रॉपर प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं वो संजीदा हैं, और इसको वेस्ट भी संजीदा ले रहा है कि मामला एक्सकलेट ना हो। अच्छा, लेकिन अब सवाल यह है कि एक्सकलेशन अगर, क्योंकि ये तो अगर टैंक्स आते हैं तो फिर इसका मतलब है कि वो अमेरिकन बिल्कुल वो पहले ही कह चुके हैं कि ये अमेरिका की प्रॉक्सी है यूक्रेन। इस मामले को हल करना जरूरी है। ये जितना तूल पकड़ रहा है मामला, हर गुजरते दिन के साथ ये एक नई इसमें पेचीदगी पैदा हो रही है। और ये आप देखें कि इसके अंदर ये यानी वहां ड्रिल्स हो रही हैं साउथ अफ्रीका पे, ईरान, पाकिस्तान, ये इंडिया चाइना मामला आने वाले दिनों में किस रुख पे जाता है, अफगानिस्तान। ये पाकिस्तान के अंदर जो वाहिद चीज लोग चीख रहे हैं इस वक्त वो ये है कि एक स्टेबिलिटी आ जाए और एक माशी तौर पे हुकूमत कोई फैसला, मतलब इस वक्त कोई रिलीफ किसी भी किस्म की कोई अच्छी खबर ही सुना कोई, मतलब ये जो बात है ना कि मतलब इमरान खान को शिकस्त दे देंगे या इमरान खान को ये करे, ये मुकदमा बना देंगे या गिरफ्तार, इससे क्या मसला हल हो? मुल्क के मसाइल बहुत ज्यादा हैं और इतनी बड़ी हुकूमत, इतनी तजर्बाकार उसमें शख्सियात, वो तमाम ये नहीं कि फैसला नहीं कर रहे, वो गायब हैं। मैंने तो कहा है ही नहीं, उनको तलाश करें आप कौन कहां पे है, कौन सा वजीर, तो आपको पता चलेगा कि वो कहीं से
वो अगर स्काइप पे या वीडियो लिंक के थ्रू किसी टॉक शो में है तो ये भी नहीं पता कि वो किस शहर से हैं, वो कहाँ पे हैं, वो कहाँ के दौर, वो कहाँ मौजूद कहाँ हैं, क्योंकि वो कहीं लोगों से नजर नहीं आ रहे कि लोगों को बताएं ग्राउंड लेवल पे। आके कि वो सवाए टॉक शोज के। डॉक्टर साहब एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे। और इशू ये हर गुजरते दिन के साथ मैंने आता है रीजनल इश्यूज। अभी ये जो बात हुई है सऊदी अरेबिया ने ऐसे तो बात नहीं की ना कि उसके साथ हम शरायत के बगैर रिफॉर्म्स करें तो ही आपको ये तमाम डिपॉजिट और जो है इमदाद दे सकते हैं। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, वापस आके मईशत पर मजीद बात करेंगे डॉक्टर साहब। रिफॉर्म्स के हट के उन्होंने कहा कि शरायत मुख्तलिफ शरायत होंगी, उसके बाद हम मदद किया करेंगे। और शरायत क्या है, रिफॉर्म्स हैं कुछ और हैं, हुकूमत को चाहिए कि वाज़ेह करे कि किन शराइत के ऊपर बात हो रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, राना सनाउल्लाह साहब भी लंदन में मौजूद हैं। नवाज शरीफ साहब से मुलाकात और दीगर जो अहम मामलात हैं उन पर मुशावरत के लिए, क्या समझ रहे हैं कि क्या मामलात तय पाएंगे? क्या इंतखाबात के हवाले से बात होगी दोनों शख्सियात? देखिए यकीनन बात तो होगी राना सनाउल्लाह साहब से। असल में वो तो पंजाब के हवाले से ज़्यादा बात होगी। जो मजमूई सूरत हाल है वो तो शहबाज शरीफ साहब से यकीनन जेनीवा में डिस्कशन हुआ होगा। लेकिन मैं आपको देखें एक दो मतलब ऐसा बहुत कुछ है असल में जो कि अब देखिए अटॉर्नी जनरल आज जो है वो उनका ऐलान समरी भी हो गई, अप्रूव हो गई, उस समरी के ऊपर साइन भी हो गए प्रेसिडेंट के, जो कि रस्मी सी होती है प्रेसिडेंट। लेकिन उसके बावजूद उसके बाद वो उन्होंने कहा कि मैं तो जिम्मेदारी कबूल नहीं कर सकता, मंजूर अवान साहब जो है। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि हुकूमत जो है वो अपना अटॉर्नी जनरल नहीं लगा पा रही। अच्छा, फिर दूसरी जो बात है वो ये है कि जो आज लाहौर हाई कोर्ट में ये जवाब गया, मैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून को कोट कर रहा हूँ यहाँ पे, वो ये है कि तोशा खाना का जो रिकॉर्ड है, वो इमरान खान साहब ने जो कहा था तोशा खाना का रिकॉर्ड दिया जाए, वो कह रहे हैं कि ये जो तोशा खाना का रिकॉर्ड है ये पोटेंशियली डैमेजिंग टू पाकिस्तान इंटरेस्ट है। अगर हम सारा तोशा खाना का रिकॉर्ड दे देंगे, हाँ, ये हम नहीं दे सकते। हुकूमत की तरफ से कहा गया क्योंकि ये पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ जाएगा। अच्छा, तो अब ये जो बात है ये बड़ी थी। तो फिर इमरान खान साहब के तो वो उन्होंने कहा था ना मुझसे पहले तोशा खाने की दें लिस्टें सारी, तो वो रुक गया। वो केसी इसका मतलब तोशा खाना वाला अब इमरान खान पे कैसे लगेगा और पहले वाला नहीं है। तो मतलब ये कुछ बातें ऐसी हैं कि जिसमें मरीम नवाज साहबा की तरफ से आज ये बात उनके जो मुस्लिम लीग नून के जराए कह रहे हैं कि 27 या 28 या 29 ये 3 तारीख में, ज़्यादा फोकस 27 पे गालिबन। लेकिन वो ये है कि वो वतन वापस आ रही हैं। अच्छा, वतन वो वापस आएंगी तो क्या उससे पहले जो केयर टेकर, ये जो आज परवेज इलाही साहब ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन में जाएगा, कल रात को चला जाएगा इलेक्शन कमीशन में पंजाब की केयर टेकर का, वो कह रहे हैं कि इस केयर टेकर के अंडर, केयर टेकर में जो नाम अगर इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया तो उसके अंडर हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अच्छा, अब यकीन ये जो है ये मामला, और फिर उसके साथ इमरान खान साहब 33 सीटों के ऊपर, ठीक है, 33 में से ये मजीद इस्तीफे कबूल करने की आज सुबह खबर आई, लेकिन फिर जी नहीं, वो रोक दी गई क्योंकि फिर इमरान खान हर जगह, तो ये तो मुल्क में जनरल इलेक्शन के एक सूरत हाल पैदा हो जाएगी। हाँ। तो मसला ये है कि उसको, और ये मुझे जो बात है ना अभी शहबाज जैदी साहब से भी, अगर ये सख्त फैसले हुकूमत करने जा रही है तो इन सख्त फैसलों के बाद जो है वो फिर इलेक्शन में क्यों जाएगी? लेकिन अब फिर उसके बाद सख्त फैसले करने के बाद जो है फिर तो आइडियली इस हुकूमत को वो, लेकिन वो माशी इमरजेंसी लग नहीं सकती कि असेंबलियां टूट गई और यहाँ से इस्तीफे मंजूर हो गए, तो ये असेंबली कैसे आगे जाएगी? ये तो 2 सूबों में है ही नहीं, और मरकज के अंदर जो पार्लियामेंट है उसका भी कोई सर पैर नहीं समझ में आ रहा। तो बात यह है कि ये कुछ क्या अब वो इलेक्शन कैंपेन चलाएंगी मरीम नवाज साहिबा, या वो इसी सिस्टम को आगे कंटिन्यू करेगा, या मतलब आने वाले दिन जो है ना, मैंने आपसे जो भी कुछ करना है वो जल्दी फैसले करने हैं। बतौर पाकिस्तान उसमें बहुत डिले हो चुकी है, मतलब इधर उधर क्या मामला। और देखें आखिर में ये हुआ कि हम खामोशी से बैठे रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, कराची में भी पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की मुलाकात हुई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि IMF जो है वो एक तो सामने की बात होगी लेकिन एक पीछे भी बात होगी। और अगर आपको कोई अच्छी खबर आती भी है कि जी हमने इतनी फंडिंग हो गई और ये हो गया, देखें सऊदी अरब ने बात की, उन्होंने कहा कि शरायत के ऊपर, क्योंकि वो क्यों देंगे मुल्क भाई। ठीक है डॉक्टर साहब, देखिए ना उन्होंने सिंध में मेयर कराची के मामले पर भी पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान बात नहीं बन रही, और मुजाहरे जारी हैं मुख्तलिफ जगहों पे, और ताजिर भी शायद अब इसको आने वाले 1-2 दिन के अंदर ताजिर जो है वो भी मुजाहरे करें अगर उनकी अस्सी नहीं खुली
तो ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला और जगहों पर भी मुल्क में ठीक नहीं है। और साथ ही अब ये जो मिनी बजट अगर आ जाता है रात को या सुबह अनाउंस हो जाता है, तो उसके नतीजे में ये थोड़ा थोड़ा करके अगर करते रहते ना, मेरा ख्याल है उसको थोड़ा एकदम से लोग पहले ही बेजार हैं, क्योंकि पहले वो सारे एलसीज रुक गई, कीमतें बढ़ गई रोटी में, उसके बाद वो एकदम से बढ़ाएंगे ना कि गैस की कीमत इतनी हो गई, डॉलर इतने का हो गया। तो डॉलर के ऊपर इसहाक डार साहब का एक इशू है कि अगर डॉलर 270 जाता है तो डार साहब पर्सनली ये चाहते हैं कि नीचे ही रहे डॉलर। अब वो सही तरीके से मसनूई वो तो है ही नहीं, मार्केट में है ही नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का लेकिन वक्त खत्म हो रहा है सर। नाजरीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। जो भी कुछ हो मुल्क के लिए अच्छा होना चाहिए और जल्द फैसले, बड़े फैसले करके इसको किसी इस्तेकाम की तरफ लेके जाएं मुल्क को। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।